नमस्कार छात्रों। हिंदी व्याकरण विकारी शब्द क्रिया इस भाग में आप सब छात्रों का स्वागत है। देखिए छात्रों, इससे पहले हमने विकारी शब्द, सर्वनाम, विशेषण देखे। उनमें से अब तीसरा प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं, वह है क्रिया। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से क्रिया किसे कहते हैं यह हम पहले देखते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं। विद्यार्थी किताब पढ़ते हैं। घोड़ा दौड़ता है। इन वाक्यों में खेलते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ता है ये शब्द वाक्य में हो रही क्रिया का बोध कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला वाक्य क्या है बच्चों, कि बच्चे मैदान में खेलते हैं, यानी कि वो कौन सी क्रिया कर रहे हैं? खेलने की क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि खेल रहे हैं। विद्यार्थी किताब पढ़ रहे, कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। घोड़ा दौड़ता है, यानी कि दौड़ने की क्रिया हो रही है। यानी कि यह तीनों शब्द खेलते हैं, पढ़ते हैं और दौड़ता है, यह तीनों शब्द क्या कर रहे हैं? तो क्रिया का बोध करा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्रिया हो रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरे उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। और खिड़की खुली है। तुम होनहार हो। रिया का जन्म पूना में हुआ था। इन वाक्यों में है, हो, हुआ था ये क्रिया शब्द है। ठीक है, ये शब्द कौन से है? क्रिया शब्द है, जिनसे किसी काम के करने का बोध नहीं होता। यानी कि कोई यहाँ पर काम कर रहा है नहीं। यानी कि पहले वाक्य में हमने क्या देखा था कि बच्चे मैदान में खेलते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे खेलने की क्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है नहीं, तो यहाँ पर काम के होने का बोध हो रहा है। यानी कि खिड़की खुली है, खिड़की खुली है यानी कार्य हो चुका है। ठीक है, तुम होनहार हो, यानी कि तुम होनहार हो, यह काम होने का बोध हो रहा है, यह कार्य होने का बोध यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, पहले तीनों वाक्य में हमने क्या देखा था कि यह तीनों बच्चे मैदान में खेलते हैं, विद्यार्थी किताब पढ़ते हैं, घोड़ा दौड़ता है, यह तीनों क्या कर रहे हैं? क्रिया करने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि क्रिया हो रही है इनसे। इन तीनों वाक्यों में हमने क्या देखा कि काम होने का बोध हो रहा है, यानी कि कार्य होने का बोध हो रहा है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आया? एक क्रिया कर रहा है और दूसरे तीन वाक्यों में काम के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आया? अब इससे ही हम क्या करेंगे, देखिए इन क्रियाओं को गौर से देखने पर मालूम होगा कि ये क्रियाएं कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदल रही है। ठीक है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ये क्रिया बदल रही है, क्योंकि हमने जब सर्वनाम देखे, सर्वनाम ने भाग देखा, तभी मैंने इस बात को बताया था कि विकारी जो शब्द होते हैं वह विकारी शब्द कर्ता या विकारी शब्द जो होते हैं वह लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार क्या होता है? उनमें परिवर्तन होता है। ठीक है, अब क्रिया की परिभाषा यहाँ पर हम देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, पहले तीन वाक्यों में हमने क्या किया देखा था कि बच्चे मैदान में खेलते, यानी कि वह कार्य करने का वहां पर बोध हो रहा था। दूसरे वाक्य में काम होने का बोध, यानी खिड़की खुली है, काम हुआ है, यह बोध हो रहा था। यानी इसीलिए परिभाषा फिर से मैं दोहरा रही हूं। जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो
उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान में रखने योग्य बातें। मूल धातु में ना प्रत्यय लगने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। मूल धातु पढ़। अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मूल धातु क्या है, पढ़। बच्चे किताब पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ यह मूल धातु है। उसे प्रत्यय क्या लगाया, ना, यानी पढ़ना। तो इससे पढ़ना यह क्या हुआ, सामान्य रूप, क्रिया का सामान्य रूप यहाँ पर बनता है। उसी प्रकार आप और क्रियाओं को भी ना प्रत्यय लगाकर उसका सामान्य रूप बना सकते हैं। जैसे दौड़ और उसे प्रत्यय ना लगाकर दौड़ना। हंस, उसे ना प्रत्यय लगाकर हंसना। यह सामान्य रूप क्रिया के बन सकते हैं। क्रिया के मूल रूप में या मुख्य भेद दो है। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया की ओर चलते हैं। ठीक है, परिभाषा देखते हैं हम। जिन क्रियाओं के होने का फल उनके कर्ता से निकलकर कर्म पर पड़ता है, अर्थात जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। देखिए परिभाषा हम फिर से दोहराएंगे। जिन क्रियाओं के होने का फल उनके कर्ता से निकलकर कर्म पर पड़ता है, अर्थात जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए इससे ही पता चलता है कि क्या होता है, कर्ता से निकलकर, यानी कि क्रियाओं का फल कर्ता से निकलकर कर्म पर पड़ता है। यानी कि जिस क्रिया में या जिस वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखी जाती है उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। शिकारी ने शेर को देखा। शिकारी ने शेर को देखा। लड़का फूल तोड़ता है। पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब देखिए इस पहले वाक्य में शिकारी ने शेर को देखा। शिकारी ने शेर को देखा। अब यहाँ पर शिकारी क्या है, कर्ता। देखा यह क्रिया है। शेर को कर्म, यानी कि शिकारी करता है, शेर कर्म है और देखा क्रिया। लड़का फूल तोड़ता है। इस वाक्य में लड़का करता है, फूल कर्म है और तोड़ता है क्रिया। पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस यहाँ पर करता है, चोर कर्म और पकड़ा क्रिया। यानी इन तीनों वाक्यों में पकड़ा, देखा और तोड़ता है, यह जो क्रिया है वह पुलिस, शिकारी और लड़का इन क्रियाओं के करता है। ठीक है, यानी ऊपर दिए उदाहरणों में कर्मयुक्त क्रियाओं का बोध होता है। कर्मयुक्त क्रिया यानी कि जिस वाक्य में कर्म हो और उससे जुड़ी क्रिया हो रही है उसका बोध होता है। ठीक है, यानी इन क्रियाओं में कर्म है। हमने परिभाषा में ही यही देखा था कि कर्ता का फल कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के होने का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती
उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यानी कि जिन क्रियाओं के होने का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, यानी इस क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ जो क्रिया हो रही है उसका परिणाम या उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया में क्या है? कर्म है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। चलो उदाहरण के तौर पर इसे समझेंगे। साहिल सोता है, वैभव हंसता है, राम खेलता है। इन वाक्यों में सोता है, हंसता है, खेलता है, यह जो 3 क्रियाएं हैं, वह जो क्रिया है वह कर्ता पर उनका फल पड़ता है। अब देखिए, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, यानी इन क्रियाओं को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी अन्य शब्द यानी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यानी यह क्रिया अपने आप को अर्थपूर्ण बनाती है। इसलिए इस वाक्य में या इस क्रिया के भेद में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप को ही पूरी तरह से अर्थ रूप में परिवर्तित करती है। यानी देखिए, साहिल सोता है। ठीक है, साहिल सोता है, क्या हुआ है? वाक्य अर्थपूर्ण नहीं लगता है। साहिल सोता है, हम कहते हैं ना, वह पढ़ता है, वह दौड़ता है, वह काम कर रहा है, या वह जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि अर्थपूर्णता है, कर्म की अपेक्षा यहाँ पर नहीं है, तब भी वाक्य अर्थपूर्ण हो रहा है। वैभव हंसता है। ठीक है, वैभव हंस रहा है, कर्म की आवश्यकता है अर्थपूर्ण होने के लिए? नहीं। राम खेलता है। ठीक है, यानी कि अर्थपूर्ण होने के लिए या अपने आप को अर्थपूर्णता प्राप्त कराने के लिए इन वाक्यों को या अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए यह बात ध्यान में रखिए कि सकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा रहती है और अकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं रहती। और इसको आसानी से समझेंगे। ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। सकर्मक क्रिया, अब देखिए यह ध्यान में रखना है, इससे आपको झट से पता चलेगा कि सकर्मक क्रिया कौन सी होती है और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। अब देखिए, इन वाक्यों में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। यानी सकर्मक क्रिया का जो वाक्य होता है, अगर उस वाक्य को हम क्या या किसको यह अगर लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो इसका जवाब मिलता है। उदाहरण के लिए, शिकारी ने किसको देखा, पहला वाक्य हमने लिया था ना, शिकारी ने किसको देखा, उत्तर क्या मिलता है? शेर को। या और एक वाक्य हमने लिया था वहाँ पर कि लड़का फूल तोड़ता है, लड़का क्या तोड़ता है? फूल। ठीक है, बच्चे मैदान पर मैदान में खेलते हैं, बच्चे कहाँ खेलते हैं? मैदान में। ठीक है, यानी कि प्रश्न पूछने पर क्या होता है? जवाब मिलता है, तो वह सकर्मक क्रिया बन जाती है। समझ में आया सकर्मक क्रिया? अब अकर्मक क्रिया के बारे में हम देखेंगे। अकर्मक क्रिया के बारे में क्या है, देखिए, इन वाक्यों में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। यानी यहाँ पर क्या या किसको लगाकर अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। जैसे साहिल क्या है, यानी हमने देखा था साहिल सोता है, वैभव हंसता है। साहिल क्या है? क्या है? सोता है। प्रश्न कैसा आना चाहिए था कि साहिल क्या कर रहा है, ऐसा आएगा तब वह सो रहा है, लेकिन यहाँ पर साहिल क्या है,
उत्तर मिल रहा है? नहीं, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। समझ में आया? यानी कि अकर्मक क्रिया में और सकर्मक क्रिया में पहला फर्क है कि सकर्मक क्रिया में कर्म रहता है, कर्म की अपेक्षा होती है, और दूसरा अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। और इसे आसानी से समझने के लिए हम आगे जाकर यह भी कर सकते हैं कि क्या और किसको यह प्रश्न पूछेंगे तो उसका अगर जवाब मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया, और नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया बन जाती है। समझ गए बच्चों? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है? तो ठीक है, इसको आप कितना समझे हैं इसके लिए यह उदाहरण यहाँ पर मैं देती हूँ। इसे आप कॉपी में लिखें और उसका भेद जो है वो आप कॉपी में उसका उत्तर लिखिए। नीतिका पढ़ती है। यहाँ पर नीतिका पढ़ती है। साहिल आम खाता है। बच्चे रोने लगे। पेड़ से अमरूद गिरते हैं। पंडित ने गीता पढ़ी। आज चिट्ठी आएगी। यहाँ पर हरे रंग में जो शब्द दिए हैं वह सब क्रियाएं हैं, और उन क्रियाओं का आपको भेद पहचानना है और कॉपी में लिखना है। समझ गए? अब यहाँ पर एक उदाहरण के लिए पहला उदाहरण का उत्तर यहाँ पर जवाब में दे देती हूँ। नीतिका पढ़ती है। नीतिका क्या है? ठीक है, समझ में आया? यानी कि वह पहला वाक्य क्या है? नीतिका पढ़ती है। नीतिका क्या है? कर्ता, और पढ़ती है क्रिया, कर्म है यहाँ पर नहीं, इसलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, समझ गए? तो आपको इसी तरह उसका भेद पहचानना है और आगे लिखना है। तो आज के लिए हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का हमने अभी अध्ययन किया। क्रिया के प्रयोग के आधार पर और दो भेद है, उसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।